हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान बोर्ड की एसएसटी की बुक्स में पढ़ा रही हूँ। क्लास 6 कंप्लीट करवा चुकी हूँ, क्लास 7 भी कंप्लीट करवा चुकी हूँ, क्लास 8 की बुक के 4 चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ। आज 5वां और 6वां चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करते इसमें वो पेपर भी मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। पूरे 150 प्रश्नों को मैंने सॉल्व करवाया है। तो आप लोग वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 5 है उद्योग। लिखा है, हम दिन प्रतिदिन अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जैसे टूथब्रश व टूथपेस्ट, साबुन, कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं, कंप्यूटर, बिस्कुट, बर्तन, पेन, कागज, परिवहन के साधन, घड़ी, कपड़े आदि। अब सोचिए कि इन सब वस्तुओं का निर्माण कहाँ होता है। आखिर कहीं ना कहीं तो ये वस्तुएं बनाई ही जाती हैं। ये सब वस्तुएं किसी न किसी औद्योगिक इकाई में ही बनती हैं। औद्योगिक इकाई का अर्थ किसी एक विशेष उद्योग से है। तकनीकी सहायता से कच्चे माल से हमारे लिए उपयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाई उद्योग कहलाती है। उद्योगों को द्वितीयक व्यवसाय भी कहा जाता है। द्वितीयक व्यवसाय से अर्थ उन कार्यों से है जहां पर प्राथमिक क्रियाकलाप से कच्चा पदार्थ प्राप्त कर उसमें परिवर्तन कर उसके मूल्य एवं उपयोगिता में वृद्धि की जाती है। तो ये सभी जो उद्योग है ये कहलाते हैं द्वितीयक व्यवसाय। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि यहाँ पर प्राथमिक क्रियाकलाप से कच्चा पदार्थ प्राप्त किया जाता है, फिर उसमें किए जाते हैं परिवर्तन। क्यों किए जाते हैं? ताकि उसके मूल्य और उपयोगिता में वृद्धि की जा सके। जैसे उदाहरण क्या है? कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से शक्कर बनाना, सोने से आभूषण बनाना, गेहूं से बिस्कुट बनाना, लोहे से उपकरण बनाना। इस अध्याय में हम द्वितीयक व्यवसायों का अध्ययन करेंगे। आगे लिखा है, हमारे राज्य में कई तरह के उद्योगों का विकास हुआ। हालांकि दीर्घकाल से यहाँ लघु एवं घरेलू उद्योग संचालित होते रहे हैं, किंतु आजादी के बाद बड़े पैमाने पर लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास हुआ। इन उद्योगों का राजस्थान की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है। क्या लिखा है? आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं क्या होता है? धन की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले वे समस्त क्रियाकलाप जिनसे मानव अपने और अपने परिवार का भरण पोषण और जीवन यापन करता है, सामान्यतः आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कृषि, पशुपालन, वानिकी, खनन, विनिर्माण, परिवहन और अन्य कई सेवाएं। तो ये सभी क्या है? ये आर्थिक क्रियाएं हैं जिनके द्वारा मनुष्य क्या करता है? अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, राजस्थान में लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास। राजस्थान में औद्योगिक वातावरण बनाने, स्थानीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग करने, उत्पादकता में सुधार करने, बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए लघु एवं बृहद स्तर के कई उद्योगों की स्थापना की गई। लघु का मतलब है छोटे उद्योग और बृहद का मतलब है बड़े उद्योग। आगे लिखा है, राज्य में वित्तीय साधनों की कमी, कच्चे माल की कमी, सीमित बाजार, उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता, ऊर्जा की कमी, अवशिष्ट पदार्थों के उपयोग की सीमित संभावना, अनुसंधान और आधुनिक प्रौद्योगिकी की जानकारी का अभाव आदि लघु एवं कुटीर उद्योग की प्रमुख समस्याएं हैं। तो राजस्थान में लघु एवं कुटीर उद्योगों की प्रमुख समस्याएं क्या है? पहली समस्या तो यही है कि यहाँ पर वित्तीय साधनों की कमी है, कच्चे माल की भी कमी है, बाजार भी सीमित है, और जो वस्तुएं बनाई जाती हैं उनकी गुणवत्ता, ऊर्जा की कमी भी है, और अवशिष्ट पदार्थों के उपयोग की सीमित संभावना। तो ये सभी लघु व कुटीर उद्योगों की प्रमुख समस्याएं हैं। आगे लिखा है, कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम प्रयासरत है। ये आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यह निगम रियायती दरों पर ऋण, तकनीकी सहायता व विपणन की सुविधाएं प्रदान करता है। इन उद्योगों से राज्य के कई लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मिट्टी से बर्तन बनाना, बांस से वस्तुओं का निर्माण, तो ये लघु एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत ही आता है। आगे लिखा है, हथकरघा उद्योग।
लिखा है इस प्रकार के उद्योग बहुत कम पूंजी के निवेश पर भी रोजगार प्रदान करते हैं। इसमें अधिकांश कार्य हाथों से या छोटी छोटी मशीनों एवं उपकरणों द्वारा किया जाता है। ये हथकरघा उद्योग जो होते हैं इनमें अधिकांश काम तो हाथों से ही किया जाता है या छोटी छोटी मशीनों से। अब आधुनिक युग है तो ये जो काम है ये छोटी छोटी मशीनों के द्वारा भी किया जाता है और उपकरणों की सहायता से भी किया जाता है। ऊनी शॉल, कोटा डोरिया, साड़ियाँ, दरियां, निवार आदि का निर्माण हथकरघा से किया जाता है। तो ये उदाहरण याद रखिएगा। राजस्थान के अनेक जिलों में बुनकर इन कार्य को करते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं हाथों से वस्त्र बनाती महिला। यहाँ कुटीर उद्योग का एक चित्र दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। सूती, ऊनी और रेशम के धागों से विभिन्न प्रकार के वस्त्र, दरियां, कंबल, चादर, शॉल आदि बनाए जाते हैं। तो जो सूती चादरें होती हैं वो इसी प्रकार से बनाई जाती हैं, हाथों से बुनी जाती है। और ऊने भी और रेशम की भी, रेशम के वस्त्र भी बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर यही तो उदाहरण दिए गए हैं। वस्त्र, दरियां, कंबल, चादर, शॉल आदि बनाए जाते हैं। ऊनी खादी में जैसलमेर की वर्डी, बीकानेर के कंबल, जैसलमेर और जोधपुर की मैरिनो खादी प्रसिद्ध है। तो ये आप याद रखिएगा। खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थाओं के प्रचलन में सूती, ऊनी और रेशमी धागों से बनी वस्तुओं के अलावा मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती निर्माण, चर्म उद्योग के अंतर्गत जूते, चप्पल, पर्स, थैले आदि वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तो ये साथ में याद रखना है, जो खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थाएं हैं इनमें सिर्फ कपड़े ही नहीं मिलते हैं, और भी वस्तुएं मिलती हैं। और भी वस्तुओं का निर्माण इनमें शामिल है। क्या क्या है? मधुमक्खी पालन, तो मधुमक्खी पालन किया जाता है और उससे जो शहद प्राप्त होता है वो आप इन संस्थाओं से खरीद सकते हैं। अगरबत्ती निर्माण है। चर्म उद्योग के अंतर्गत जो जूते होते हैं, चप्पल, पर्स, थैले, ये सभी वस्तुओं का निर्माण इसमें शामिल है। आगे लिखा है राज्य सरकार द्वारा बिक्री कर में छूट, बिक्री केंद्र की स्थापना, कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज का अनुदान, यातायात अनुदान के रूप में बुनकरों को सहायता दी जाती है। हमारी सरकार हथकरघा उद्योगों के विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। तो ये साथ में याद रखिएगा, ताकि इन उद्योगों का विकास अच्छे तरीके से हो सके, इसीलिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। अब लिखा है कृषि आधारित लघु उद्योग। चलिए पढ़ लेते हैं। राजस्थान में कुछ उद्योग कृषि से प्राप्त उत्पादों पर संचालित हो रहे हैं। जौ, तिलहन, बीज, मसाले, मोटे अनाजों के उत्पादन में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो ये याद रखिएगा, जिनमें राजस्थान अग्रणी है। आगे लिखा है दलहन फसलों से दालें बनाना एक महत्वपूर्ण उद्योग है। जो दलहन फसलें होती हैं उनसे दालें ही तो बनाई जाती हैं, और वो दालें जो हैं आप लोग जो खरीदते हैं बाजार में, तो ये कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत ही आगे लिखा है चना, मूंग, उड़द, चवले आदि की दाल से संबंधित उद्योग राजस्थान के विभिन्न जिलों में पाए जाते हैं। कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और उदयपुर जिलों में गन्ने के रस से गुड़ और खांडसारी का निर्माण किया जाता है। गन्ने के रस से चीनी भी बनाई जाती है, शक्कर जिसे कहते हैं, और गुड़ भी बनाया जाता है, और खांडसारी का निर्माण भी किया जाता है। कहाँ कहाँ पर? कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और उदयपुर जिलों में। आगे लिखा है इन जिलों में यह उद्योग ग्रामीण स्तर पर सबसे अधिक लोकप्रिय है। आगे लिखा है राज्य में सरसों की खल, तेल से संबंधित लघु एवं कुटीर उद्योगों का पर्याप्त विकास हुआ है। अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर आदि जिलों में सरसों की अधिक पैदावार के कारण तेल घानी उद्योग पाए जाते हैं। अजमेर जिले में मूंगफली की खल से तो कोटा, बूंदी, बारां व पाली जिलों में तिल्ली की खल एवं तेल से संबंधित उद्योग संचालित हैं। तो जो तिलहन फसलें हैं उनसे तेल प्राप्त किया जाता है, तो इन्हीं पर आधारित ये उद्योग हैं जो संचालित हैं। आगे लिखा है राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों के विकास हेतु अलवर, जोधपुर, कोटा, गंगानगर आदि जिलों में रीको द्वारा फूड पार्क विकसित किए गए। तो ये याद रखिएगा, जो कृषि आधारित उद्योग हैं उनके लिए अलवर, जोधपुर, कोटा और गंगानगर में रीको द्वारा फूड पार्क विकसित किए गए हैं।
ताकि इन उद्योगों का विकास किया जा सके। तो यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खनिज आधारित लघु उद्योग। जो खनिज प्राप्त होते हैं राजस्थान से, राजस्थान में अधिक मात्रा में खनिज प्राप्त होते हैं, इसीलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। ये आप लोगों को पता ही है। तो खनिज पर आधारित लघु उद्योग भी संचालित हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, वे उद्योग जो खनिज एवं धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। राजस्थान खनिज की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फास्फेट है, और ये आपको याद भी रखना है। देश का 90% फास्फेट यहाँ मिलता है। उदयपुर, जैसलमेर, सीकर आदि जिलों में उससे संबंधित उद्योग संचालित हो रहे हैं। सीसा व जस्ता भी राजस्थान में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद आदि में इससे जुड़े उद्योग हैं। झुंझुनू, उदयपुर, अलवर, सिरोही, बीकानेर में तांबे से जुड़े उद्योग हैं। तो ये याद रखिएगा। इन जिलों में तांबे से जुड़े उद्योग हैं। आगे लिखा है, राज्य में जिप्सम, अभ्रक, चूना, पत्थर, लौह अयस्क, मैग्नीज से जुड़े उद्योग भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। राजस्थान में सोने, चांदी एवं पीतल के आभूषण विभिन्न नगरों एवं कस्बों में बनाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के रत्नों की कटाई, घिसाई और पॉलिश एक प्रमुख कुटीर उद्योग बन चुका है। जयपुर में जौहरी बाजार सोने एवं चांदी के आभूषणों एवं रत्नों के लिए विश्वविख्यात केंद्र है। तो ये याद रखिएगा, जयपुर में है जौहरी बाजार, ये विश्वविख्यात केंद्र है सोने और चांदी के आभूषण एवं रत्नों के लिए। आगे लिखा है, हाथी दांत से आभूषण निर्माण किया जाता है एवं मीनाकारी का कार्य भी राज्य में किया जाता है। पीतल और तांबे के बर्तन राजस्थान के कई जिलों में बनाए जाते हैं। हजारों लोगों को इससे रोजगार मिलता है। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं संगमरमर उद्योग का एक चित्र। तो राजस्थान में रॉक फास्फेट पर आधारित उद्योग हैं, तांबे पर आधारित उद्योग भी हैं, मैग्नीज पर आधारित उद्योग हैं, जिप्सम पर आधारित उद्योग हैं। ये जो खनिज है ये राजस्थान में पाए जाते हैं, तो इन पर आधारित उद्योग भी राजस्थान में संचालित हैं। सोने चांदी के आभूषण भी राजस्थान में बनाए जाते हैं, और जयपुर का जो जौहरी बाजार है ये विश्वविख्यात केंद्र है सोने चांदी के आभूषण और रत्नों के लिए। इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के रत्न हैं उनकी कटाई, घिसाई और पॉलिश भी प्रमुख कुटीर उद्योग है। और पीतल और तांबे के बर्तन भी कई जिलों में राजस्थान में बनाए जाते हैं, और हजारों लोगों को इससे रोजगार भी प्राप्त हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के पत्थर बहुतायत में पाए जाते हैं। यहाँ पत्थरों की कटाई, पॉलिश एवं घिसाई से संबंधित कई लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास हुआ है। राजसमंद, नागौर, उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा आदि जिलों में संगमरमर, धौलपुर में लाल पत्थर, जैसलमेर में पीला पत्थर, कोटा में कोटा स्टोन एवं जालौर में ग्रेनाइट उद्योग का विकास हुआ है। संगमरमर एवं ग्रेनाइट पत्थरों का निर्यात विदेशों में भी किया जाता है। तो संगमरमर उद्योग भी राजस्थान में है। यहाँ ये जो चित्र दिखाया गया है ये संगमरमर उद्योग का ही दिखाया गया है। ये सफेद सफेद आप देख रहे हैं संगमरमर रखा हुआ है, और भी कई तरीके के पत्थर यहाँ पर मिलते हैं। आगे लिखा है, इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित उद्योग, कंप्यूटर द्वारा प्रिंटिंग, निमंत्रण पत्र, ग्रीटिंग कार्ड आदि तैयार करने से संबंधित उद्योग, छोटी मशीनें और उनसे संबंधित उपकरण, लोहे के बोल्ट, कील आदि बनाने के लिए भी कुटीर एवं लघु उद्योग इकाइयों के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो ये भी याद रखिएगा, यहाँ पर लोहे के कील, बोल्ट और छोटी मशीनें और उनसे संबंधित उपकरण भी तैयार किए जाते हैं, और कंप्यूटर द्वारा प्रिंटिंग भी की जाती है। निमंत्रण पत्र जैसे शादी के कार्ड वगैरह हैं वो सब भी यहाँ पर छापे जाते हैं। तो ये सभी उद्योग भी यहाँ पर संचालित हैं, और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित उद्योग भी हैं। अब लिखा है वृहद उद्योग यानी कि बड़े उद्योगों के बारे में। चलिए पढ़ लेते हैं।
लिखा है वर्तमान में राजस्थान में औद्योगिक विकास तेजी से हो रहा है। विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से उद्योगों के विकास हेतु आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया गया है, जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, ऊर्जा के साधन, जल परिवहन, संचार, बैंकिंग व्यवस्था आदि। वृहद उद्योगों में तेजी से विकास होने के कारण वर्तमान में राज्य को औद्योगिक दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है, यानी कि जो बड़े उद्योग हैं उनमें विकास हो रहा है, तो इसीलिए राज्य को औद्योगिक दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली है। वृहद उद्योगों में सबसे पहले बताया जा रहा है सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। लिखा है यह राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। जो सूती वस्त्र उद्योग है ये सबसे प्राचीन है, ये आपको याद भी रखना है। इसकी पहली मिल अजमेर जिले के ब्यावर में कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1889 में स्थापित की गई थी और ये प्रश्न भी कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। रीट एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया था पहले, तो याद रखिएगा जो पहले पेपर हुए हैं उनमें पूछा गया है। वर्तमान में भीलवाड़ा राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है। भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी एवं राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इन्हीं से प्रश्न बन जाते हैं, तो ये सब आपको याद रखने हैं। प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि राजस्थान की वस्त्र नगरी यानी कि टेक्सटाइल सिटी ऑफ राजस्थान किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है भीलवाड़ा। इसे राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। वस्त्रों की रंगाई, छपाई तथा बंधेज कार्य हेतु जयपुर, सांगानेर, बगरू, जोधपुर, चूरू, बीकानेर, नागौर प्रमुख केंद्र हैं। राज्य में हनुमानगढ़, गंगापुर एवं गुलाबपुरा की सहकारी वस्त्र मिलों को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल संघ की स्थापना की गई, जिसे स्पिन फेड कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। राज्य में हनुमानगढ़, गंगापुर, गुलाबपुरा की जो सहकारी वस्त्र मिलें थीं, इनको मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल संघ की स्थापना की गई है, जिसे कहा जाता है स्पिन फेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृहद उद्योग में अगला है सीमेंट उद्योग। वृहद उद्योग में अगला उद्योग है सीमेंट उद्योग। लिखा है राजस्थान सीमेंट उद्योग में भारत का अग्रणी राज्य माना जाता है, यह आपको याद भी रखना है। सीमेंट उत्पादन के लिए चूना पत्थर, जिप्सम एवं कोयला प्रमुख कच्चा माल है। चूना पत्थर तथा जिप्सम राज्य में पर्याप्त मात्रा में मिलता है और सीमेंट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है कच्चे माल के रूप में। लेकिन जो कोयला है वह यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो ये मंगाया जाता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों से मंगाया जाता है। राज्य का पहला सीमेंट कारखाना 20वीं सदी के दूसरे दशक में बूंदी जिले में स्थित लाखेरी में खोला गया था और ये आपको याद भी रखना है। प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि राजस्थान राज्य में पहला सीमेंट कारखाना कहाँ पर खोला गया था, तो बूंदी जिले में, और बूंदी जिले के लाखेरी में, ये भी साथ में याद रखिएगा। आगे लिखा है कच्चे माल की उपलब्धता के कारण चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला माना जाता है। राज्य में बिड़ला सीमेंट वर्क्स चित्तौड़गढ़, उदयपुर सीमेंट वर्क्स उदयपुर, मंगलम सीमेंट कोटा, जेके वाइट सीमेंट नागौर, श्री सीमेंट ब्यावर, जेके सीमेंट वर्क्स निम्बाहेड़ा आदि कई प्रमुख सीमेंट कारखाने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो वृहद उद्योग है वह है शक्कर उद्योग। चीनी उद्योग, जिस चीनी का प्रयोग आप चाय में, शरबत में और कई चीजें बनाने में करते हैं, तो यह गन्ने से प्राप्त होती है। चीनी गन्ने के द्वारा ही बनाई जाती है। जो कच्चा माल है वह क्या है, गन्ना है, उसी के रस से चीनी बनाई जाती है और गुड़ भी बनाया जाता है। तो यही आगे बताया जा रहा है। लिखा है यह एक कृषि आधारित उद्योग है जिसका कच्चा माल है गन्ना। चित्तौड़गढ़ जिले के भूपाल सागर में राजस्थान की पहली शक्कर मिल 1932 ईस्वी में द मेवाड़ शुगर मिल्स निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी और ये आपको याद भी रखना है। पहली शक्कर मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी, भूपाल सागर में, और कब, 1932 में, और नाम क्या था, द मेवाड़ शुगर मिल्स। राज्य में गंगानगर में एवं बूंदी जिले के केशोरायपाटन में चीनी मिलें स्थापित की गई हैं।
आगे लिखा है इसके अलावा राज्य में धौलपुर, उदयपुर में कांच उद्योग, जयपुर, कोटा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, गंगानगर में वनस्पति घी उद्योग और नागौर में नमक उद्योग हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है, सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिक विकास एवं रोजगार के साधनों में वृद्धि के उद्देश्य से निर्दिष्ट आर्थिक क्षेत्रों का निर्माण किया जा रहा है, जिन्हें सेज भी कहा जाता है। सेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन। राज्य का सबसे बड़ा सेज सीतापुरा, जयपुर में स्थापित किया गया है। चलिए, लेसन तो यहीं पर होता है समाप्त। शब्दावली पढ़ लेते हैं। उद्यम क्या होता है? व्यवसाय। औद्योगिक, उद्योग संबंधी। बंधेज यानी धागे से बांधकर रंगाई प्रक्रिया से वस्त्र तैयार करना। मौसमी उद्योग, किसी मौसम विशेष में चलने वाला उद्योग। और रीको क्या है? राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनिवेश निगम। 2 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। पहला पूछा गया है कौन सा राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है? तो सूती वस्त्र उद्योग। और चूना पत्थर व जिप्सम का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो सीमेंट उद्योग में, अभी आपको बताया था। चलिए अगले लेसन पर चलते हैं। अगला अध्याय है परिवहन एवं पर्यटन। 6वां अध्याय है। इसमें परिवहन के बारे में जानेंगे, वायु मार्ग के बारे में, सड़क मार्ग के बारे में, रेल मार्ग के बारे में, इन सब के बारे में जानेंगे। और पर्यटन के बारे में जानेंगे, जो पर्यटक स्थल है उनके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। लिखा है किसी भी क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक गतिशीलता को बनाए रखने के लिए आधारभूत संरचनात्मक ढांचे के तहत परिवहन आवश्यक तत्व है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक मानव एवं वस्तुओं के आवागमन को परिवहन कहा जाता है। आगे लिखा है परिवहन का महत्व हम इस बात से समझ सकते हैं कि इसे क्षेत्र की रक्त वाहिनियां कहा जाता है। परिवहन के अभाव में मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। अनाज को खेत से मंडी तक, मंडी से दुकान तक और दुकान से हमारे घरों तक पहुंचाना तथा कल कारखानों तक कच्चा माल और उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में परिवहन का महत्वपूर्ण योगदान है। अतः परिवहन एक ऐसी सेवा है जिसे आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है। आगे लिखा है राजस्थान में परिवहन के मुख्य साधन सड़क, रेल व हवाई यातायात है। साथ ही पाइप परिवहन द्वारा तरल एवं गैसीय वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। हमारे घर पर पाइप द्वारा नल से आने वाला पानी इसका उदाहरण है। राज्य में जल परिवहन के विकास की संभावनाएं अत्यंत कम है। क्यों कम है? क्योंकि राज्य की समुद्री सीमा नहीं है, यानी राज्य की सीमा समुद्रों से नहीं मिलती है, इसीलिए जल परिवहन के विकास की जो संभावनाएं हैं वह बहुत कम है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है। पहले सड़क परिवहन के बारे में पढ़ते हैं, फिर इसको पढ़ेंगे। लिखा है राजस्थान में सर्वाधिक विकास सड़क परिवहन का हुआ है। राजस्थान का अधिकांश परिवहन सड़कों के माध्यम से ही पूरा होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो सड़क परिवहन ही सबसे महत्वपूर्ण है। आगे लिखा है राज्य में स्थित सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़क, ग्रामीण सड़क आदि में वर्गीकृत किया जाता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण परियोजना द्वारा विभिन्न गांवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है। राजस्थान से कई राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। राज्य सरकार ने कई राज्य राजमार्गों का भी विकास किया है, जो सड़क परिवहन के आधार स्तंभ है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? भारत के 4 महानगरों, ये महानगर के नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि जब प्रश्न पूछा जाता है तो वो इसी तरीके से पूछा जाता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से जो महानगर जुड़े हुए हैं उनके नाम क्या है, कौन कौन से महानगर हैं। तो लिखा है भारत के 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को जोड़ने वाले राजमार्ग को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा, इन महानगरों के नाम याद रखिएगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है रेल परिवहन। यहाँ जयपुर में मेट्रो रेल का एक चित्र यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए रेल परिवहन के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है स्थल पर लंबी दूरी तक अधिक यात्रा तथा भारी वस्तुओं के परिवहन के लिए रेल सबसे अच्छा एवं सस्ता परिवहन का साधन है। भारत में पहली रेल सन 1853 में महाराष्ट्र के मुंबई एवं ठाणे के बीच चलाई गई थी। ये आपको याद रखना है, कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद अन्य राज्यों में इसका धीरे धीरे विकास होता गया। राजस्थान में पहली रेल सन 1874 में बांदीकुई
दौसा से आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश के बीच चलाई गई थी। तब से राज्य में लगातार रेल परिवहन का विकास हो रहा है। राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई लगभग 6000 किलोमीटर है। राज्य में 2 रेलवे जोन हैं, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन और पश्चिम मध्य रेलवे जोन। तो ये जोन भी याद रखिएगा। राज्य में 2 रेलवे जोन हैं, उत्तर पश्चिम और पश्चिम मध्य। इसके अलावा राज्य में कुल 5 रेलवे मंडल जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा है। राजस्थान का अधिकांश रेल परिवहन भारत के उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल में सम्मिलित है, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है पहले। ये प्रश्न रीट में पूछा गया था। प्रश्न पूछा गया था कि उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है जयपुर में। राजधानी होने के कारण राज्य में रेलवे परिवहन का सबसे बड़ा केंद्र भी जयपुर ही है। जयपुर में उत्तम शहरी यातायात के लिए मेट्रो रेल की शुरुआत जून 2015 से की गई। बढ़ते औद्योगिक विकास के कारण रेलवे परिवहन के विस्तार के प्रयास किए जा रहे हैं। तो यहाँ से आपको कई प्रश्न बनने की संभावना है, कई प्रश्न मिलने की संभावना है। क्या क्या आपको याद रखना है? भारत में पहली रेल चली 1853 में मुंबई से थाने तक। राजस्थान में पहली रेल चली 1874 में बांदीकुई से आगरा फोर्ट तक। और जो 2 रेलवे जोन हैं वो याद रखने हैं, और उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय जयपुर में है, ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है वायु परिवहन। अब लिखा है वायु परिवहन के बारे में। सड़क परिवहन पढ़ लिया आपने, रेल परिवहन पढ़ लिया, वायु परिवहन के बारे में भी पढ़ लेते हैं, फिर पर्यटन के बारे में पढ़ेंगे। लिखा है यह सबसे महंगा एवं तीव्र परिवहन का साधन है, जो शीघ्र खराब होने वाली एवं मूल्यवान वस्तुओं के परिवहन का अच्छा साधन है। वायु परिवहन दूसरे देशों के साथ संपर्क जोड़ने की दृष्टि से आवश्यक है। जयपुर के सांगानेर में राज्य का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है, तो ये याद रखिएगा, जयपुर के सांगानेर में। उदयपुर के डबोक में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित है। सैनिक एवं नागरिक महत्व का एक हवाई अड्डा जोधपुर के रातानाडा में है। अजमेर के किशनगढ़, जैसलमेर, बीकानेर एवं कोटा में भी हवाई अड्डे हैं। वर्तमान में औद्योगिकरण और विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे विकास के लिए राजस्थान में वायु परिवहन की सुविधाओं को विकसित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पर 2 चित्र दिखाए गए हैं, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के दृश्य। अब लिखा है पर्यटन के बारे में, चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है एक स्थान से दूसरे स्थान का भ्रमण करना पर्यटन कहलाता है। वर्तमान में मानव को कई कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना पड़ता है, जैसे मनोरंजन, प्राकृतिक दृश्यों का आनंद, ऐतिहासिक स्थलों को देखना, संस्कृति संबंधी तथ्यों का अवलोकन, धार्मिक यात्रा, अध्ययन, खेलकूद, स्वास्थ्य, कार्यालय कार्य, व्यापार, सम्मेलन, अभियान, पारिवारिक कार्य आदि। तो इन कारणों से लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता है। आगे लिखा है पर्यटक एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने सामान्य दैनिक जीवन के माहौल से अलग किसी अन्य स्थान पर कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से रहता है। अपना उद्देश्य पूरा होने के बाद वह पुनः अपने मूल स्थान पर लौट आता है। जैसे हम लोग भी घूमने के लिए जाते हैं तो हम पर्यटक ही तो होते हैं, कुछ समय ही वहां पर रुक पाते हैं, फिर हमें अपने घर पर वापस आना पड़ता है। आगे लिखा है पर्यटन की दृष्टि से हमारा राजस्थान संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। विश्व के कई देशों एवं भारत के सभी राज्यों से प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक राजस्थान आते हैं। राजस्थान का गौरवमयी इतिहास एवं ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित स्थान, अरावली जैसे भौतिक स्वरूप, झीलें, थार का रेतीला मरुस्थल, विभिन्न वन्य जीव, किले, छतरियां, मंदिर, दरगाह, मेले, सांस्कृतिक विविधताएं आदि पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो मैं भी जयपुर घूम के आई हूँ। तो जयपुर में मैं हवा महल देख के आई थी, और जंतर मंतर तो मैं नहीं जा पाई, तब तक बंद हो गया था। और मैं दूसरे दिन आमेर का किला भी देखने के लिए गई थी। आगे लिखा है तो यही सब तो यहाँ बताया जा रहा है, यही देखने के लिए लोग आते हैं, और किले तो राजस्थान के प्रसिद्ध ही है। आगे लिखा है लोक संगीत, नृत्य कला आदि राजस्थान की सांस्कृतिक विविधताओं के बारे में जानने और सीखने के उद्देश्य से भी यहाँ अनेक पर्यटक आते हैं। तो इसीलिए प्रतिवर्ष यहाँ पर अनेक पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, ताकि वे लोक संगीत, नृत्य कला और राजस्थान की सांस्कृतिक विविधताओं के बारे में जान सकें।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो मानचित्र है इसमें राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल दर्शाए गए हैं। आगे लिखा है, पर्यटन से न केवल राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रसार होता है बल्कि आय एवं रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। साथ ही पर्यटन से हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण मिलता है। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों को तीन भागों ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं प्राकृतिक एवं धार्मिक पर्यटन स्थलों में बांटा जा सकता है। तो राजस्थान के जो पर्यटन स्थल हैं इन्हें तीन भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से हैं? पहला है ऐतिहासिक, दूसरा है भौगोलिक व प्राकृतिक और तीसरा है धार्मिक। आगे बढ़ते हैं। अब इन सब के बारे में एक एक करके बताया जा रहा है। सबसे पहले लिखा है ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, जो इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। लिखा है, राजस्थान का इतिहास अत्यंत गौरवपूर्ण रहा है, इसलिए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में ऐतिहासिक महत्व के पर्यटन स्थल पाए जाते हैं। पुरातात्विक पर्यटन स्थलों के रूप में हनुमानगढ़ में कालीबंगा व पीलीबंगा, उदयपुर में आहड़, जयपुर में बैराट और सीकर में गणेश्वर प्रसिद्ध है। तो ये याद रखिएगा। आगे लिखा है, जयपुर में हवा महल, आमेर का किला, जंतर मंतर, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ, राजसमंद में कुंभलगढ़ का किला, जोधपुर में मेहरानगढ़ किला, जैसलमेर का सोनारगढ़ किला, सवाई माधोपुर में रणथंभौर का किला, झालावाड़ में गागरोन का किला, जयपुर एवं उदयपुर में सिटी पैलेस आदि प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। तो ये पर्यटन स्थल यहाँ पर बताए गए हैं जो ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। हवा महल, जो भी जयपुर जाता है वो हवा महल जरूर देख कर आता है। आमेर का किला भी है, पास में ही है जयपुर से। जंतर मंतर और हवा महल तो पास ही पास हैं, ज्यादा दूरी पर नहीं है। चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया है? महाराणा कुंभा ने। यहाँ चित्र में आप देख भी सकते हैं विजय स्तंभ को। इसके अलावा राजसमंद में कुंभलगढ़ का किला, जोधपुर में मेहरानगढ़ का किला, जैसलमेर का सोनारगढ़ किला, सवाई माधोपुर में रणथंभौर का किला, झालावाड़ में गागरोन का किला, जयपुर एवं उदयपुर में सिटी पैलेस, ये सभी क्या है? ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। तो कुछ तो आपको पता ही है और कुछ साथ में याद रखिएगा। यहाँ चित्र में भी आप देख सकते हैं, हवा महल को देख सकते हैं और सोनारगढ़ देख सकते हैं, सोनारगढ़ का किला ये इस चित्र में, यहाँ पर ये हवा महल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है भौगोलिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल। जो पर्यटन स्थल है इन्हें तीन भागों में बांटा जा सकता है। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के बारे में आपको बता दिया। दूसरा है भौगोलिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल। लिखा है प्राकृतिक दृष्टि से राजस्थान में विभिन्न पर्यटन स्थल आकर्षण के केंद्र हैं। उदयपुर में जयसमंद, फतेह सागर, पिछोला, उदय सागर आदि झीलें एवं शिल्पग्राम, सिरोही का प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल माउंट आबू एवं नक्की झील, अजमेर की पुष्कर झील, राजसमंद में स्थित राजसमंद झील, चित्तौड़गढ़ में मेनाल जलप्रपात, जैसलमेर में मनमोहक रेत के टीले जिन्हें धोरे कहा जाता है स्थानीय भाषा में। आगे लिखा है सवाई माधोपुर का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, अलवर का सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर का केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी विहार, जैसलमेर व बाड़मेर में स्थित राष्ट्रीय मरु उद्यान, कोटा में चंबल नदी के किनारे घड़ियाल तथा मगरमच्छों के संरक्षण के लिए चंबल अभयारण्य प्रमुख हैं। तो ये भौगोलिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल हैं, ये याद रखिएगा। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं रणथंभौर अभयारण्य में बैठे बाघ और केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान, ये दो चित्र यहाँ पर दर्शाए गए हैं। Yeah. अब लिखा है धार्मिक पर्यटन स्थल। चलिए इनके बारे में भी जान लेते हैं। लिखा है राजस्थान के रीति रिवाजों व लोक संस्कृति में धर्म का बहुत महत्व है। यहाँ के तीर्थ स्थल पर्यटन के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। राज्य में ब्रह्मा जी का मंदिर, ये कहाँ पर है? ये पुष्कर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ये अजमेर में है। कपिल सरोवर कोलायत बीकानेर में है। रामदेवरा जैसलमेर, श्रीनाथ जी नाथद्वारा राजसमंद, एकलिंग जी उदयपुर, गोविंद देव जी जयपुर, करड़ी माता
देशनोक बीकानेर, श्री महावीर जी, सवाई माधोपुर, त्रिपुरा सुंदरी, बांसवाड़ा आदि प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल हैं। ऋषभदेव, उदयपुर, रनकपुर, पाली और देलवाड़ा सिरोही के जैन मंदिर भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो ये जैन मंदिर हैं, तो जब लोग यहाँ पर जाते हैं तो ये मंदिर भी घूम कर आते हैं, तो ये पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये सभी धार्मिक पर्यटन स्थल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ चित्र भी दर्शाए गए हैं। ये रामदेव जी मंदिर का चित्र दर्शाया गया है, ये अजमेर दरगाह का, और ये रनकपुर का जैन मंदिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है पर्यटन विकास एवं सुविधाएं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC की स्थापना की गई है, जिसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही पधारो महारे देश, राजस्थान पधारिये, रंगीलो राजस्थान, सुरंगा राजस्थान, अतुल्य राजस्थान, जाने क्या दिख जाए आदि नारे दिए गए हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिए राजस्थान को अलग अलग पर्यटक मंडलों में बांट दिया गया है, जिनमें से जयपुर आमेर सर्किट, मरू सर्किट एवं मेवाड़ सर्किट अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये आपको याद रखना है। ये इसलिए बांटा गया है पर्यटकों की सुविधा के लिए। तो मंडलों में विभाजित कर दिया गया है राजस्थान को पर्यटकों की सुविधा के लिए मंडल यानी सर्किट में। इनमें से महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं? जयपुर आमेर सर्किट, मरू सर्किट एवं मेवाड़ सर्किट। आगे लिखा है जहां देशी व विदेशी पर्यटक अधिक आते हैं। तो ये जगह ऐसी है जहां पर विदेशी पर्यटक भी अधिक संख्या में आते हैं। आगे लिखा है पैलेस ऑन व्हील्स जैसी शाही रेलगाड़ी जो प्रमुख पर्यटन स्थलों की सैर करवाती है। तो ये आपको याद रखना है, ये शाही रेलगाड़ी है। सभी तरह की अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न यह शाही रेलगाड़ी भी देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती है। दिल्ली से शुरू होने वाली यह रेलगाड़ी राजस्थान में जोधपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर एवं भरतपुर से होकर आगे मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में चली जाती है। यहाँ आप चित्र में इसे देख भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसे उद्योग का दर्जा दिया गया है। पर्यटन एक सेवा उद्योग है। परिवहन के लिए आरक्षण, गाइड, टैक्सी, प्रमुख पर्यटन स्थलों की जानकारी आदि इंटरनेट पर उपलब्ध है, ताकि पर्यटक इन सभी की जानकारी जुटा सकें। प्रमुख दर्शनीय स्थानों को सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं हवाई मार्गों से जोड़ने का प्रयास किया गया है। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि जो बाहर से लोग आते हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो। आगे लिखा है राज्य में उपलब्ध परिवहन की सुविधा, लोक कला, लोक नृत्य, लोकगीत, पारंपरिक वेशभूषा आदि ने पर्यटन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पर्यटन के विकास के लिए राज्य में होटल निर्माण व पेइंग गेस्ट योजना संचालित है। तो ये भी याद रखिएगा। तो पर्यटन के बारे में आपने जान लिया। जो प्रमुख पर्यटक स्थल हैं उन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है: ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं प्राकृतिक और धार्मिक। इन सब के बारे में आपको बता दिया। पर्यटन विकास और सुविधाओं के बारे में भी बता दिया। अब लिखा है प्रमुख महोत्सव के बारे में। चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई मेलों का आयोजन किया जाता है, जैसे बीकानेर में ऊंट महोत्सव। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ऊंट महोत्सव कहाँ पर होता है, कहाँ इसका आयोजन किया जाता है? तो बीकानेर में। जैसलमेर में मरू महोत्सव, जयपुर में पतंग महोत्सव, राजसमंद में कुंभलगढ़ महोत्सव, जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव, उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव आदि। इस प्रकार के महोत्सव में प्रति वर्ष हजारों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। तो ये जो महोत्सव है अलग अलग जगहों पर आयोजित किए जाते हैं। तो ये जगह आपको याद रखनी है, जो महोत्सव जहाँ पर आयोजित किया जाता है। जैसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि पतंग महोत्सव कहाँ पर होता है, तो जयपुर में होता है। मरू महोत्सव कहाँ पर होता है? जैसलमेर में होता है। ऊंट महोत्सव कहाँ पर होता है? बीकानेर में होता है। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में होता है। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में होता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्दावली है, लेसन यहीं पर होता है समाप्त। शब्दावली दी गई है। ये शब्दावली पढ़ना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि बीच बीच में ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं जिनका अर्थ नहीं पता होता है, इसलिए ये शब्दावली दी जाती है। लिखा है राष्ट्रीय राजमार्ग, केंद्र सरकार के अधीन महत्वपूर्ण सड़कें,
ये होती हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। राज्य राजमार्ग क्या है? राज्य सरकार के अधीन महत्वपूर्ण सड़कें। मेट्रो रेल महानगरों में स्थानीय परिवहन के लिए उपयोगी रेल। और अभयारण्य वन्य जीवों का उन्मुक्त आवास क्षेत्र। 2 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आप लोग देंगे। आप लोगों का ये होमवर्क है। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इन दोनों प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। मैंने कहा है कि मैं 6 to 12 आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगी, तो आप लोगों को भी तो सपोर्ट करना है, तभी तो मैं 12 तक आप लोगों को पढ़ा पाऊंगी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हैं, मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ। बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को लाइक भी किया कीजिए और शेयर भी किया कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कहीं पर भी आपको समस्या हो आप मुझे कमेंट कीजिए। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर डायरेक्ट मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।